हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एफपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 के बारे में हम बात कर रहे थे, संचार एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में भी एक पार्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके 4 to 5 पार्ट्स होंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां तक हमने देख लिया था कंप्यूटर। कंप्यूटर पता है आपको, बचपन से अपन एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बेसिकली कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने बनाया गया था। बट आज इसका कंप्यूटर का मतलब हम क्या समझते हैं कि कुछ ये डेटा इनपुट लेता है, फिर उसके बाद हमें कुछ आउटपुट देता है और कुछ स्टोर करता है। तो जो डेटा स्वीकार करता है उसको स्टोर करता है, फिर हमने जो इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो भैया ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, खुद से ऑटोमेटिक चलता है, बिल्कुल भी एरर नहीं आती, एररलेस काम करता है। और इसमें आप बहुत कई हजार सालों तक आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है उसको तीव्र गति से आप ले सकते हैं। आपको कुछ भी अगर उसमें कुछ स्टोर है, आपको पता करना है, तो आप बिल्कुल फटाफट से उसे निकाल सकते हैं। जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, तो वो कंप्यूटर से कराए जा सकते हैं। तेजी से कुछ कराना है वो करा सकते हो। अगर आपको प्राइवेसी मेंटेन करना है तो कंप्यूटर तो किसी को बताने जाएगा नहीं कि आपने आपका क्या डेटा इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो लोगों को बताने में हमें दिक्कत होती है, तो कंप्यूटर को हम बता सकते हैं। उसके अलावा इसका उपयोग अगर हम देखें तो डेटा प्रोसेसिंग में होता है, और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह देने में होता है, एजुकेशन में होता है, साइंस में होता है, उसके अलावा रिसर्च में होता है, रेलवे में होता है, उसके अलावा जो रिजर्वेशन होते हैं प्लेन प्लेन के उनमें होता है, बैंकिंग में, ब्रो बहुत अलग अलग जगह होता है। ठीक है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में इसका यूज होता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, व्यापार में, मनोरंजन में, प्रकार हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। सीमाएं क्या है भैया? बुद्धिहीन है। ठीक है, इसमें अक्कल नहीं होती, जैसा आपने प्रोग्राम किया बिल्कुल वैसा काम करेगा। खर्चीला है भैया। ठीक है, वायरस का खतरा हमेशा रहता है। वायरस एक बार आ गया, पूरा डेटा आपका उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। विद्युत पर निर्भरता, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कोई काम का नहीं है। कंप्यूटर के डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो 2004 बीसी रोमन अबेकस को बेबीलोनिया में विकसित किया गया। अगेन रिपीट, एक अबेकस था। अबेकस मतलब एक कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस थी, उसको डेवलप किया गया और वहीं से हमारे दिमाग में आया कि यार हम कैलकुलेशन के लिए कुछ ना कुछ डिवाइस बना सकते हैं। जो धीरे धीरे हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। भारत वर्तमान में 1.20 बिलियन से अधिक ग्राहक के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। मतलब जहां पर टेलीफोन वाले बंदे जो रहते हैं ना, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार भारत है, 1.20 बिलियन से ज्यादा कस्टमर के साथ। जून 2021 तक देश में 768 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहक थे। कितने? जून 2021 तक 768 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड ग्राहक थे, जो 3 वर्ष पहले की तुलना में लगभग दोगुने हैं। इसका मतलब है कि 3 साल में दोगुने हो गए कस्टमर्स हमारे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आपको मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में बात करें, अगर हम 1614 के बारे में बात करते हैं तो नेपियर्स बोन्स का आविष्कार किया था। आविष्कारक थे स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर और इसका उपयोग हुआ करता था गुणे और भाग करने में। ठीक है, नेपियर्स बोन्स 1614 में। 1642 में अगर हम बात करें तो हमारे ब्लेज पास्कल थे। इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था जिसको हम बोलते हैं पास्कलाइन कैलकुलेटर। कब बनाया था? 1642 में। 1822 में अगर हम बात करें तो हमारे एक चार्ल्स बेबेज हुआ करते थे। इन्होंने पहली ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस इंजन, क्या बनाया था? पहली ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन जिसको बोला गया डिफरेंस इंजन, इन्होंने बनाया 1822 में। 1837 में अगर हम बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने अगेन एक एनालिटिकल एंजल बनाया जो कि आपकी स्टीम से चलता था। उसके अलावा 1872 में अगर हम देखें तो पहला आधुनिक मतलब मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर बना। किसने बनाया था? सर विलियम थॉमसन ने बनाया था। और ये क्या करता था? ये भविष्यवाणी करने वाली एक मशीन थी। तो एनालॉग कंप्यूटर था ये, सर विलियम थॉमसन ने बनाया। कब बनाया? 1872 में। 1935 में एलन ट्यूरिंग है क्या कि भैया सॉफ्टवेयर जैसा भी कुछ होता है। अच्छा, क्योंकि पहले पता कंप्यूटर क्या था? कंप्यूटर बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस था। ठीक है, हाँ, कंप्लीटली मैकेनिकल डिवाइस था। उसमें बहुत सारे रॉड, ये वो सब, प्लेट व्लेट सब लगती थी और उसमें कोई कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद जब वो सॉफ्टवेयर थ्योरी इन्होंने दी एलन ट्यूरिंग ने 1935 में, तब से ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर चलने लगा। 1945 में दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक बनाया था, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, आपको बताया था। ठीक है, जब हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये किसने बनाया था? जीपी एकट और जॉन मुचली ने। 1945 दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
1958 मैंने आपको कल भी बताया था, आईसी का आविष्कार किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉइस ने। 1963 कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने। 1974 आईबीएम द्वारा पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया। एंड 1981 में एडम ऑसबोर्न द्वारा लैपटॉप का आविष्कार किया गया, ऑसबोर्न फर्स्ट। ठीक है, लैपटॉप का नाम है ऑसबोर्न फर्स्ट, एडम ऑसबोर्न ने इसका आविष्कार किया था। अगर हम देखें 2018 से 21 के दौरान मोबाइल डेटा ट्रैफिक में 44% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत तेजी से मोबाइल यूजर जो है वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर हम कंप्यूटर का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हमने कैसे क्लासिफाई किया, तो बेसिकली हमने 3 टाइप से क्लासिफाई किया, हार्डवेयर के यूज के बेसिस पे, शेप एंड साइज के बेसिस, शेप और उसके फंक्शन के बेसिस पे, काम के बेसिस पे और कार्य पद्धति के बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर के बेसिस पर क्या आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी में। उसके बाद अगर हम देखें आकार के शेप में, तो भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। एंड कार्य पद्धति तो एक होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल, एक होती है हाइब्रिड। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको पहले बता चुका हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल। ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड। तो अपन फिर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आता है कि हमारे पास जो ये हार्डवेयर है उसके उपयोग के आधार पर अगर हम देखें तो पहली पीढ़ी, तो फर्स्ट जनरेशन की जो है वो 1946 से 1959 के बीच में रहा है, पहली पीढ़ी का पूरा टाइम पीरियड। और इसमें निर्बाध ट्यूब, इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है भैया वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में होता था, तो आप बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। इसमें मेमोरी के लिए क्या यूज होता था, तो आप बोलेंगे पंच कार्ड यूज होता था। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, तो आप बोलेंगे भैया लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग यूज होती थी। ठीक है, आई अगेन रिपीट, लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग यूज होती थी। और इसके एग्जांपल आपके एनईएक, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, यूनिवैक और आईबीएम मार्क वन। एनईएक, यूनिवैक, यूनिवैक एंड आईबीएम मार्क वन। सेकेंड जनरेशन जो है वो 1946 से 59 के बीच में। फिर द्वितीय जनरेशन आएगी आपकी, सेकेंड जो है 1959 से 1965 के बीच में। देखो वहां पर क्या था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, यहाँ पर क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। वहां पर मेमोरी के लिए हमने क्या यूज किया था, पंच कार्ड। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, चुंबकीय भंडारण उपकरण। ठीक है, मतलब एक मैग्नेटिक डिवाइस का यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अच्छा, उस पे फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी, लोअर लेवल लैंग्वेज थी, लोएस्ट लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर कौन सी आ गई आपकी, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सब लैंग्वेजेस आ गई। उसके एग्जांपल थे एनईएक, यूनिवैक एंड आईबीएम मार्क वन। यहाँ पर एग्जांपल है आईबीएम 700, 1401, आईबीएम 7030, ये सब इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है कि भैया जो हमने निर्बाध ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हमने यहाँ पर किया, पंच कार्ड की जगह चुंबकीय भंडारण उपकरण का प्रयोग किया। सॉफ्टवेयर में कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछा जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आई अगेन रिपीट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंड फोर्ट्रान जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस का आविष्कार किया और विकास किया, इसमें यूज किया। ठीक है, सेकंड जनरेशन में किसने, आईबीएम ने प्रोग्राम लिखना सिखाया। नेक्स्ट आती है थर्ड जनरेशन 1965 से 71 के बीच में। ठीक है, 1965 से 71 के बीच में। तो इसमें क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इसमें आईसी का इस्तेमाल होने लगा, मेमोरी आ गई रैम और डिस्क में। इसके बाद इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है वो पास्कल और बेसिक लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि जब हमने रैम का इस्तेमाल किया ना, तो रैम से क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। अपन आज भी देखा होगा ना आपने, अब तो हालांकि एचडीडी आने लगा, बाकी रैम भी बढ़ाने से हमारी स्पीड बढ़ती है। आप पहले 512 MB रैम, फिर उसके बाद हमने 1 GB रैम, 2 GB रैम, 5 GB रैम, 8 GB रैम, 4 GB रैम, तो ऐसे हम यूज करते हैं। ठीक है, आपके फोन में भी यूज करते हैं। तो रैम जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ने लगी। ट्रांजिस्टर की जगह इन्होंने आईसी का यूज किया, जिसकी वजह से वो छोटा हो गया, कंप्यूटर ज्यादा बड़ा नहीं रहा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई, बिल्कुल हार्डवेयर अलग सॉफ्टवेयर अलग। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। ठीक है, उसके अलावा इसके जो एग्जांपल है वो CDC 600, 760, IBM 360, IBM 370, Cray-1, ये सब इसके थर्ड जनरेशन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 के बीच में। इसमें हमने VLSI का इस्तेमाल किया। कल मैंने आपको बताया था VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर का एक टाइप होता है, उसका इस्तेमाल किया हमने। और इसमें मेमोरी के फॉर्म में हमने इस्तेमाल किया सेमीकंडक्टर मेमोरी, और लैंग्वेज हमने इसमें यूज की C। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, हमने ISI और VLSI चिप का यूज किया। मैग्नेटिक डिस्क और टेप की जगह हमने सेमीकंडक्टर मेमोरी को लिया। और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन वैन, इनका विकास हुआ। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर डेवलप किया, जैसे PC, पर्सनल कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI,
डेवलप हुए और कंप्यूटर के उपयोग को बेहद इजी बना दी। क्योंकि पहले पता क्या होता था, कंप्यूटर की जो आपने देखा होगा अगर, तो पहले हम MS DOS पर काम करते थे तो पूरी स्क्रीन जो है ना कंप्यूटर की वो कैसी होती थी, वो होती थी ब्लैक। ठीक है, उसी में हमें कुछ ना कुछ कमांड लिखना पड़ती थी, फिर उसका रिप्लाई आता था, ऐसे होता था, रिस्पॉन्स करता था कंप्यूटर। तो पहले ऐसे मतलब चलाना थोड़ा सा अजीब था। अब क्या हो गया है, अब आपके फोन के जैसा हो गया है। ठीक है, या यूं कहूं कि आपका जो लैपटॉप है वो या जो कंप्यूटर है वो फोन जैसा हो गया। ठीक है, तब आपको चीजें दिखती है, जैसे अभी आपको ये PDF दिख रही है, पहले नहीं सिर्फ ब्लैक दिखता था। ठीक है, तो ये जो PDF दिख रही है, अगर मान लीजिए मैं इसमें अपना फेस दिखाना चाहूँ तो फेस दिखेगा, इसमें फोटोज दिखाना चाहूँ तो फोटोज दिखेगी, जैसे ये है। ठीक है, ये दिखने लगा आपको, तो ये सब क्या है, ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आपको ये सब चीजें दिखने लगी, पहले नहीं दिखती, पहले ओनली ब्लैक दिखता था। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम 113 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार हुआ 1981 में, IBM द्वारा PC का आविष्कार हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का। इसके एग्जाम्पल जितने भी PCs हैं, ठीक है, डेस्कटॉप हैं, उसके बाद क्रे XMP, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगर हम देखें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कीज जो होती हैं उनकी संख्या 12 होती है। स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है ना कीबोर्ड, उसमें फंक्शन कीज कितनी होती है, 12। ये पूछा जाता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुंजियां कितनी होती है, नॉर्मल कीज कितनी होती है, 101 होती है। ठीक है, नेक्स्ट 5th जनरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 1980 से अब तक रहा है, इसमें ULSI का यूज किया। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सब माइक्रो प्रोसेसर के टाइप्स हैं। मेमोरी, इसमें हमने मेमोरी के लिए हमने ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ इसमें। लिनक्स, C++, जावा, ये सब यूज होते हैं लैंग्वेजेस के फॉर्म में। इसके एग्जांपल है टैबलेट और अदर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होने वाले हैं वो आपके नैनो कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर ये भी बन चुके हैं। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। नैनो ट्यूब्स बहुत ही छोटी, जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर मतलब 1 × 10⁻⁻9 मीटर तक हो सकता है। इतनी पतली, इतने छोटे होने की वजह से कंप्यूटर का डेवलपमेंट होगा, बहुत ही छोटा कंप्यूटर। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर, ये क्या होगा, जो आपकी इलेक्ट्रिक रेज है ना, उससे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण होती है। ठीक है, आई अगेन रिपीट, इसमें जो क्वांटम कंप्यूटर है तो आपने देखा होगा जो हमारा लाइट है या जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्वांटम के फॉर्म में चलती है। ठीक है, क्वांटा, क्वांटा मतलब छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो इतना नहीं समझने की जरूरत है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत चुंबकीय जो विद्युतीय किरणें होती है उनमें ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन है तभी तो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं तो एनर्जी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, मतलब घूमते हैं। इसकी वजह से एक साथ और 0 की स्थिति में इनको अपन गिन सकते हैं। इस क्षमता का इस्तेमाल करके मानव से भी तेज काम करने वाला कंप्यूटर का विकास होगा और इसके लिए प्रयास चल रहा है। हमने बना भी लिया है क्वांटम कंप्यूटर, हम मतलब बना लिया इन द सेंस कि हम वहां तक पहुंच गए काफी कुछ। ठीक है, तो चल रहा है। उसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो हमने देखा है कि एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में अगर हम देखें, इसमें क्या होता है, विद्युत के एनालॉग रूप, मतलब इसमें लगातार काम चलता रहता है। ठीक है, हाँ, कंटिन्यूअसली, लेकिन इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। तो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है ना, उसका इस्तेमाल होता है एनालॉग में। एनालॉग आपने देखा होगा जिसमें कांटे लगे होते हैं ना, वो कांटे होते हैं, कांटे वाली जो घड़ी होती है वो एनालॉग है। ठीक है, जिसमें भी कांटे होते हैं और वो घड़ी दिखाती है आपको, वैसे वो एनालॉग हो गया। आपके गाड़ी का मीटर भी एनालॉग होता था, अब डिजिटल आ गया। ठीक है, इनकी गति धीमी होती है और ये लगभग कंप्यूटर के प्रचलन से बाहर हो गए हैं। साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, ये सब। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर चलते हैं और काउंटिंग के लिए ये क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत फास्ट होते हैं और ये अभी चल रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जिनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिक्सअप होता है, इसमें हम काउंटिंग और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का यूज करते हैं, जबकि इनपुट और आउटपुट में हम एनालॉग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हॉस्पिटल में, डिफेंस सेक्टर में, बहुत सारी जगह इनका इस्तेमाल हो रहा था। आई थिंक आपको समझ आया होगा एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, जो आकार के आधार पर हमें बात करनी है, इसको हम बात करेंगे अब कल। ठीक है, ओके, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए। ठीक है, छोटे छोटे से वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। ओके, और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।